हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2023 में पूछे जाने वाले मैट्रिक परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो थे साइंस के, उसी का सॉल्यूशन सारांश के साथ देखने वाले हैं। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से आप लोगों को केवल 40 क्वेश्चन का ही आंसर करना है। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का उत्तर बताने वाले हैं। आप ध्यान से देखें और याद रखें। चलते हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में हम जानते हैं प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। मान लेते हैं ये सघन माध्यम है, ऊपर वाला सघन माध्यम बोल लेते हैं और नीचे वाला विरल माध्यम है। विरल माध्यम है तो ये प्रकाश की किरण आती है तो ये अभिलंब है, इससे क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण आर है, तो क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, छोटा होगा आर से। तो आई क्या हो जाएगा, छोटा होगा आर से। तो कहाँ पर है, आई इज ग्रेटर देन आर, ये वाला गलत ऑप्शन है। आई इक्वल टू आर, ये भी गलत है, ये वाला सही होने वाला है। और अपवर्तन कोण का जो मान होगा आपतन कोण से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। आर का मान बड़ा होगा आपतन कोण का मान से। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। याद रखिएगा, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? तो ध्रुव से मापी जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन जो अर्धचालक धातु है, इससे क्या होता है, ये बनाए जाते हैं, क्या, सोलर सेल बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। बहुत कम परिवर्तित नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। बहुत अधिक बढ़ जाता है, नहीं होगा। बहुत कम हो जाता है। लघु पतन मतलब बहुत ज़्यादा करेंट क्या होता है, दोनों तार आपस में जब टकरा जाते हैं तो बहुत ज़्यादा करेंट फ्लो होने लगता है और हमारा जो है विद्युत साधित्र जो है वो उसको नष्ट कर देते हैं। तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, रोकने की क्षमता खो देता है प्रतिरोध। इसीलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा विद्युत धारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने लगती है और उसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, अर्थात शून्य हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है? क्वेश्चन नंबर पाँचवा है 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के बड़े के आरे 100 विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? याद रखिएगा, इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 6 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। मतलब कोई पदार्थ से विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है किस पदार्थ से बने होते हैं, इसका क्वेश्चन का मतलब यही है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है तो टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा, टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका गलनांक जो होते हैं ना बहुत उच्च होते हैं, ये गलता नहीं है, कितनों हीट आ जाएगा जल्दी गलने वाला है नहीं, इसीलिए टंगस्टन का बना होता है। चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, याद रख लीजिएगा, आज से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। 700 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। फिर यहाँ पर
कोई कोई किताब वाला कहता है 760 भी होता है, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसका रेंज याद रख लीजिएगा, 450 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, इसलिए इसका राइट आंसर 550 होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण प्रत्यस्थता उत्पन्न नहीं होती है, चुंबकत्व तो नहीं होती है, उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रतिरोध के कारण उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा पराग कोश में पाया जाता है? स्टिग्मा नहीं, दलपुंज नहीं, परागकण पाए जाते हैं। पराग कोश में हमेशा परागकण पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन है, ऑक्सीटोसिन नहीं है। ये इसका राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अलैंगिक, क्वेश्चन नंबर 11, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें सभी। अलैंगिक जनन ये तीनों में सभी, ये तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी होगा राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया, याद रखिएगा, मटर के पौधे का चयन किया था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या? निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरस्तु को, याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए। जब तक आप पढ़ाई करते हैं, जीव विज्ञान का पिता, बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी ऑफ फादर या फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, मानव युग्मक के लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। अगर जोड़ा में पूछता तो 1 होता, जोड़ा में पूछता तो 1 होता, लेकिन संख्या पूछा है इसलिए 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलते अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। उसके बाद गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दा मतलब किडनी बोलिएगा यहाँ पर, किडनी। गुर्दा मतलब किसको कहते हैं? किडनी को कहते हैं गुर्दा। मूत्र कहाँ अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, मतलब स्टोर होता है? तो मूत्र मार्ग में नहीं, मूत्र वाहिनी से आता है नहीं, वृक्काणु में नहीं, ये मूत्राशय में स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? मूत्राशय में स्टोर रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोबिया सोडा मतलब धोबन सोडा, धोने वाला सोडा, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ जल मिला दिया जाए तो ये धोबिया सोडा हो जाता है, धोने का सोडा हो जाता है। कपड़ों उपड़ों का वॉश करने के लिए पहले इसको इस्तेमाल किया जाता था, अभी नहीं किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में कौन अधातु है? कॉपर तो एक धातु है, लोहा एक धातु है, निकेल एक धातु है, ये धातु नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मतलब पी इसका संकेत है। फॉस्फोरस का पूरा नाम, पी का पूरा नाम क्या है? फॉस्फोरस, याद रखिएगा फॉस्फोरस। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? फॉस्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। फॉस्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। द्रव्यमान अगर पूछ दिया जाए तो 30 होता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम का सबसे पहले संकेत जानते हैं। कैल्शियम का संकेत होता है Ca। परमाणु संख्या इसकी होती है 20। परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40, याद रखिएगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान 40। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आज परमाणु संख्या पूछा, कल परमाणु द्रव्यमान भी पूछ सकता है, इसलिए याद रख लीजिएगा 40 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। अभी आधुनिक आवर्त सारणी आ गया जिसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई है? 18 हो गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, उससे पहले आपको बता दूं CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको POP बोलते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखिएगा। इसका पूरा नाम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हो जाएगा इसमें, इसको जिप्सम बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? बोरोन का परमाणु भार होता है, बोरोन का परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन मतलब परमाणु संख्या बोरोन का कितना होता है? परमाणु संख्या 5। इसका द्रव्यमान क्या होता है बोरोन का? तो इसका 5 दूनी 10, 2 गुना, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 10 होता है, याद रखिएगा। आज के बाद याद रख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कैलामाइन निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन जिंक का अयस्क है, कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है, कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है? अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के अणुओं का अनुपात है। अमोनिया सबसे पहले होता कैसा है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। इसमें क्या बोला नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो 3, तो क्या हो जाएगा? अनुपात में 1:3। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या होता है? DDT। इससे पहले आपको बता दूं CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, कहीं पूरा नाम भी ना पूछ दे, इसलिए याद रखिएगा। DDT से क्वेश्चन एक रहता ही है। ये क्या है? जैव आवर्धन। ये कभी हमारे शरीर में आकर के ख़त्म नहीं होने वाला है, ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले बीमारी है। ये DDT क्या होते हैं? फसलों पर छिड़काव करता है, कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जो पूछे जाएंगे, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण तो होता ही है, देख लेते हैं। पोषण ये नहीं होता है, पोषण नहीं होता है। भोजन का परिवहन ये भी नहीं होता है। गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, क्या? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होता है, इससे गैसों का विनिमय करता है, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण का काम रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र से नहीं होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? 0.03% है, याद रखिएगा 0.03% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ टेनिन होता है, गोंद होता है, रेजिन होता है, इनमें सभी होते हैं, इनमें सभी होते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलाइसेट नहीं, सेलोफेन नहीं, डायलाइजर में स्टोर किया जाता है ब्लड को, हीमोडायलिसिस कहलाती है, याद रखिएगा। हीमोडायलिसिस का अगर 2 नंबरिया वाला सवाल में पूछेंगे हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं, तो यहीं से उसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आएगा? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। 2 नंबर में पूछा जाए तो इतना ही लिखना है आप लोगों को, इसका याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? फलों की वृद्धि बिल्कुल नहीं, फल की वृद्धि नहीं, जड़ों की वृद्धि बिल्कुल सही बात है। जड़ किधर भागते हैं? जमीन के ऊपर नहीं आते हैं, वो नीचे जाते हैं, तो जिधर नीचे जाता है, नीचे जाना मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाना, इसलिए गुरुत्वानुवर्तन की गति कहाँ होती है? तो जड़ों में होती है। किस में होती है? तो जड़ों में होती है, याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 31। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो बीज कहलाता है, बिल्कुल नहीं। बीजांड कहलाता है, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। फल कहलाता है, याद रखिएगा, फल कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। लैंगिक जनन संचारित रोग, पीलिया बिल्कुल नहीं, चेचक नहीं,
एड्स। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? गलत यौन संबंध से क्या होते हैं? एड्स होते हैं। ठीक, प्लेग ये भी नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कितने संरचना समावेशी हो सकते हैं या होते हैं या संभव हैं? तो याद रख लीजिएगा, पेंटेन का 3 होता है, जबकि अगर यहाँ पर ब्यूटेन पूछ दिया जाए, C4H10 पूछ दिया जाए, तो इसके क्या होते हैं? 2 होते हैं। पेंटेन का 3, ब्यूटेन का 2 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो याद रखिएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 13 तो संक्रमण तत्व के लास्ट वाले सेल हैं, ये वर्ग हैं। किस वर्ग का? मतलब 14 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर डी, 14। वर्ग 14 का सदस्य है कौन? कार्बन। चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन, घेगा रोग पनपता है किससे? मोटापा से नहीं, चीनी की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से होता है। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए हमें। NaCl तो हम लोग खाते हैं, लेकिन उसमें पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा होना चाहिए, या पोटेशियम आयोडेट की मात्रा होनी चाहिए, KiO3। NaCl तो रहेगा ही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र मुख्यतः जड़ों में पाए जाते हैं, नहीं, पत्तियों में पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? रक्तचाप मापने वाला उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप नहीं, लैक्टोमीटर नहीं, एमीटर नहीं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। उसके बाद पराग कोष, 38 नंबर क्वेश्चन, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? पराग कोष में अभी बताए हम लोग परागकण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एकदम एक ही साल में दोबारा पूछ दिया गया है इस क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग हरा होता है, नहीं, लाल होता है, नहीं, हल्का नीला, सॉरी ये नहीं, ये भी नहीं होता, हल्का नीला भी नहीं, हल्का पीला होता है। लसिका का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं? फिर से ये क्वेश्चन डबल पूछ दिया। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अभी बोले हम DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, सेलों का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या आता है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, नहीं, विभवांतर ये भी नहीं, सेलों द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, हाँ ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते अगला नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है? 42। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा याद रखिएगा एक दिशीय में होता है, एक दिशा से होता है। यहाँ पर अगर सन है, सन से पेड़ पौधे ऊर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर हमें ट्रांसफर करते हैं धीरे धीरे, तो एक दिशा में होता है, एक बहुदिशीय में नहीं होते, द्विदिशीय में नहीं होता, चक्रीय भी नहीं होता। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर बी कूलम होता है। कूलम, इसको सी से इंडिकेट किया जाता है, कूलम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र क्या देख सकता है? दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। दूरदृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। जबकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। और जरा दूरदर्शिता जो होता है दृष्टि दोष का तीसरा प्रकार, जरा दूरदर्शिता, इसमें ना ही निकट को देख सकता है ना ही दूर को देख सकता है। इसको क्या कहते हैं? इसका निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जरा दूरदर्शिता का निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। जबकि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का, जबकि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है तो कौन? पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये वाला ऑप्शन होने वाला। ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेड ने किया था, ऑस्ट्रेड ने किया था। उसके बाद चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी के धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो याद रख लीजिएगा, आज के बाद ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखिएगा धनात्मक होती है, तो इसका मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में किस कारण के से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होने वाला है? केवल ऋणावेशित घन के गतिमान से धनावेशित एवं ऋणावेशित दोनों के विपरीत दिशा में गति से। ये तो धनावेशित कण तो गति करता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी धनावेशित गति के कारण, ये भी नहीं होने वाला है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही होने वाला है इसका। कण कौन से कण गति करते हैं? तो नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव कण, पॉजिटिव तो नहीं करता, नेगेटिव कण गति करते हैं। ऋणात्मक कण क्या करते हैं? गति करते हैं, इसके कारण क्या होते हैं? ये सुचालक हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है आरबीसी। ऑक्सीजन का क्या करता है? आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है फेफड़े से पूरे बॉडी में किसी का तक पहुंचाता है, आरबीसी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। प्रकाश की ओर पर्रों की गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन कहलाती है, प्रकाशानुवर्तन कहलाती है प्रकाश की ओर की गति। और जड़ की गति जो होती है गुरुत्वानुवर्तन होती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए? घेघा रोग से बचने के लिए, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है, याद रखिएगा 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानता है? तो याद रखिएगा मध्य मस्तिष्क तो नहीं होगा, अग्र मस्तिष्क सही आंसर होने वाला है। अग्र मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क को अगर 3 हिस्सा लगा दिया जाए तो 2 हिस्सा में अकेले अग्र मस्तिष्क होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सेरिबरम होते हैं, इसी का भाग सेरिबरम। यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जो घृणा, प्रेम, भाव सब कुछ दर्शाता है, सुगंध, स्मेल जो भी होता है अग्र मस्तिष्क ही होता है। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मोनोपाउज नहीं, मोनार्च कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म जब स्टार्ट होता है तो क्या कहलाता है भाई? वो मोनार्च कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कलम बांधना ये सही है, दाब कलम सही है, कलम बंधन सही है, इनमें सभी इसका हो जाएगा। कलम बांधना भी हो सकता है, कलम लगाना भी हो सकता है, कलम बंधन भी हो सकता है, सब हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, याद रख लीजिएगा ग्रेफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट। चलते हैं, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हम लोग जानते हैं, हीरा ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील धातु है? तो हम लोग जानते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पर कौन है? सोडियम है। सबसे टॉप पर कौन है? इससे पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, याद रखिएगा। यहाँ पर पोटेशियम है नहीं तो सोडियम को देना है। सोडियम को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आज के बाद नहीं भूलिएगा कभी ज़िंदगी में, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। जो हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं वो 22 कैरेट का होता है, वो 22 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं?
अभी ये बोले हम लोग केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है किसको, सोडियम को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। अम्ल का जलीय विलयन करने से क्या मिलता है हमको, हाइड्रोजन आयन मिलता है। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, याद रखिएगा। जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है, कौन सबसे सबल अम्ल है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। HCl जो हमारे पेट में स्रावित होते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सबसे प्रबल अम्ल हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, याद रखिएगा। ये ना ही अम्लीय होते हैं, ना ही उदासीन ना ही क्षारीय होते हैं, ये उदासीन होते हैं। अब शुद्ध जल का pH मान, जिस पदार्थ का pH मान 7 होता है वो उदासीन कहलाते हैं। ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हम लोग जानते हैं नीले लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है तो वो क्या हो सकता है, अम्ल हो सकता है। अम्ल ही नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 65, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन उत्तल दर्पण होने वाला है। क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक हो सकती है। अवतल दर्पण का नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है, या फोकस दूरी, याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, वस्तु के जैसा होता है, याद रखिएगा। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होती है, किसमें, समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र के लिए याद रखिएगा 1/f बराबर 1/v + 1/u, ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता लेंस सूत्र तो ये वाला ऑप्शन होता। लेंस सूत्र के लिए 1/f बराबर 1/v - 1/u होता है। दर्पण सूत्र के लिए प्लस और लेंस सूत्र के लिए माइनस होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा तो आभासी बनता ही है। उसके बाद उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी। ये सकता है ना, क्वेश्चन पूछा क्या सकता है, तो इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, उत्तल दर्पण से भी बन सकता है, मतलब सबसे भी बन सकता है ये, इसलिए इनमें सभी सकता है। अगर बोलता हमेशा बनता है तो समतल दर्पण होता, उसके बाद उत्तल दर्पण भी होता। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। प्रकाश के परकिरणन का परिणाम है, याद रखिएगा। परावर्तन का भी नहीं, अपवर्तन का भी नहीं। आकाश का नीला रंग परकिरणन के कारण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, मिस्टेक है यहाँ पर। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, लिख लीजिएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है मेरा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, किस pH मान वाली विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो याद रखिएगा कोई पदार्थ है 0 से लेकर 7, 7 से लेकर 14, इसके 7 जो होता है उदासीन होता है, जिसका pH मान सबसे कम वो सबसे अधिक अम्लीय, जिसका pH मान 14 के नियर बाई में रहेगा वो सबसे अधिक क्षारीय।
तो 14 के नियर क्षारीय पूछा है यहाँ पर, इसलिए 14 के नज़दीक में कौन है, 8 नहीं है 11 है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है क्वेश्चन नंबर 73 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है। चूना जल का सूत्र पहले देख लेते हैं, CaOH2। किसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस ऑप्शन नंबर बी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, क्या पता ये सूत्र ही पूछ दे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित या निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र होता है। सोडा एस का सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी बोलते हैं, Na2CO3 इसका सूत्र होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में कौन ग्लोबल लवण कहलाता है। ग्लोबल लवण का सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। 10H2O कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होता है, Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। संश्लेषित सूचक, ये हल्दी तो नेचुरली है, प्राकृतिक है, लाल गोभी का पत्ता ये भी प्राकृतिक है, लिटमस पत्र ये भी प्राकृतिक है, मेथिल ऑरेंज ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं मेथिल ऑरेंज, इसलिए संश्लेषित सूचक मतलब मानव निर्मित सूचक कौन है, मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता, मेथेन ज्वाला के साथ जलता, केरोसिन ज्वाला के साथ जलता, कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। ठीक है, आगे 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79। उपचयन में निम्नांकित में से क्या होता है। उपचयन मतलब रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का वियोजन, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना ही वियोजन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 80। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। याद रखना कैथोड पर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आयन प्लस आयन है, तो ये कैथोड पर मुक्त हो जाएगा, कैथोड पर मुक्त होगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और हमारे द्वारा बताए गए 2023 के मैट्रिक परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर याद कर लीजिएगा, क्या पता ये क्वेश्चन ही हूबहू इसी तरह के आ जाएं, इसलिए ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते आएँ, आज को हमको अलविदा कीजिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते हैं।